हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। A very 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 warm hearted welcome to all of you. This side is अभिनव कुमार मौर्य और आज मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं फ्री हैंड मैपिंग की एक और क्लास। आज की इस क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो आई थिंक आप सभी ने बेहतर तरीके से थंबनेल में इसे देख लिया होगा। आज की हमारी जो क्लास है, आज का हमारा जो टॉपिक है, ये बेसिकली रिलेटेड है विद ऑस्ट्रेलिया। अब इस चीज को समझिएगा कि ये मेरी मजबूरी है कि हमें जो है हेडिंग लिखनी पड़ेगी, थंबनेल बनाना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के नाम से, नहीं तो जो स्टूडेंट है उस तक जानकारी ही नहीं पहुंचेगी कि वीडियो के अंदर क्या पढ़ाया गया है। परंतु वास्तविकता में जिस कॉन्टिनेंट की आज हम बात करने वाले हैं, जिस महाद्वीप की हम बात करने वाले हैं, उसका नाम ऑस्ट्रेलिया नहीं ओशनिया है। फाइन, याद रखें कि आपको ओशनिया जो है वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। कुछ चीजें मैंने प्री लिख कर रखी हुई हैं जिससे आपका जो है समय बच सके और साथ में हम उस कंटेंट तक पहुंच सकें जो कंटेंट वास्तविकता में पेपर में आता है। याद रखें कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये बेसिकली ओशनिया का पार्ट है, ओशनिया महाद्वीप कह लीजिए, और ये ओशनिया महाद्वीप में एक सबसे बड़ा जो एरिया आता है वो है ऑस्ट्रेलिया। फर्स्ट नंबर पे ऑस्ट्रेलिया आएगा, सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड आएगा, इसके बाद मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया, ये पार्ट आएंगे। अब यही आपको याद कर लेना है कि मेलेनेशिया में कौन कौन से क्षेत्र हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया में कौन कौन से एरिया है। फाइन, अभी हम इस पर आएंगे और इस पर डिटेल में चर्चा भी करेंगे। क्लियर? इसके साथ ही ये चीज और समझिए, इस चीज पर भी फोकस रखिएगा। याद रखें, मेरा एम आप सभी तक वो कंटेंट पहुंचाना है, वो डिलीवरी देना है जो आपके वास्तविकता में पेपर में आए। फाइन, अदरवाइज मैपिंग बहुत समय से यूट्यूब पर चल रही है और बहुत समय तक आगे भी आपको देखने को मिलेगी। मेरा ये प्रयास है, हमारी पूरी टीम का बेसिकली ये प्रयास है कि कंटेंट वो पहुंचे जो वास्तविकता में पेपर में स्टूडेंट को दिखाई दे, या फिर स्टूडेंट उसका यूज अपने पेपर में आंसर राइटिंग में या किसी और रेफरेंस लेकर जो है प्रश्नों को सॉल्व करने में कर सके। यहां एक शब्द से मैं आपको जो है वो अवगत कराना चाहूंगा, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा, फैमिलियर कराना चाहूंगा, जिसे कहा जाता है एंडेमिज्म। फाइन, अब देखिए एंडेमिज्म क्या होता है। इसका अर्थ यह होता है कि कोई जीव जब केवल और केवल उसी स्थान में मिलता है, इसके अलावा कहीं और नहीं मिलता, इसे कहा जाता है एंडेमिक। फाइन, अब याद रखिए एंडेमिक का मतलब है ये स्थानिक है, केवल उसी स्थान में मिलेगा। ये एंडेमिज्म काफी हाई आपको दिखाई देगा ऑस्ट्रेलिया में। आप कुछ जीवों के बारे में शायद सुना होगा आपने और कुछ के बारे में शायद ना सुना हो। आई थिंक इसके बारे में तो जरूर सुना ही होगा, जिसे कहा जाता है कैंगरूज। भाई आप मुझे बताएं, क्या कैंगरूज के बारे में या फिर इन जीवों को आपने कभी भारत में या कहीं और देखा? क्या आपने कभी जो है प्लैटिपस जीव को किसी और महाद्वीप में देखा? क्या आपने जो है एमू, वास्तविकता में एक ऐसा जीव है जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी चिड़िया है, ये उड़ नहीं सकता, सेम लाइक ऑस्ट्रिच, क्या आपने इस जीव को कहीं और किसी और महाद्वीप में देखा है? आंसर इज नो। आप पाएंगे कि ऑस्ट्रेलिया के परिप्रेक्ष्य में आपको एक जानकारी हमेशा होनी चाहिए कि जब कभी मैं आपसे कहूं कि हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड कोई डायमेंशन आता है, तो आपको सबसे पहले इस चीज को याद रखना है, माइंड में क्लियर रखें। जैसे आपको मूवी में विलन का और हीरो का फेस देखकर ही समझ में आ जाता है कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी, वैसे ही याद रखिए प्रश्न पत्र में अगर आपको ऑस्ट्रेलिया दिखाई देता है तो उसके बारे में आपको दो चीजें जो है वो बेहतर तरीके से पता होनी चाहिए। उसमें से पहली चीज है ऑस्ट्रेलिया हैव एंडेमिक एनिमल्स। फाइन, ऑस्ट्रेलिया के पास स्थानिक जीव है जो केवल और केवल उसी स्थान में मिलते हैं और ये सभी स्थानों से अलग हैं। कारण क्या है मैं आगे डिस्कस करूंगा, या फिर जब हम कभी इन्वायरमेंट के करंट अफेयर से रिलेटेड किसी टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे तब हम उस पर चर्चा करेंगे। बस इतना समझ लीजिए कि जो द्वीप अलग थलग होते हैं उनमें सामान्यतः जो एंडेमिज्म है या फिर मैं कहूं स्थानीय प्रजातियों की उपस्थिति का जो बिहेवियर है ये थोड़ा ज्यादा होता है। पॉइंट क्लियर? नाउ द सेकंड डायमेंशन इज, याद रखें कि आपको यहां पर एक जो है लाफिंग जैकस भी दिखाई देगा, ये एक प्रकार की बर्ड है। इसी प्रकार से जो है कोआलाज भी दिखाई देंगे, ये बेसिकली इनकी एक नाक, आपने इसको इस जीव को जो है कार्टून में काफी देखा होगा। फाइन, कैंगारूज में कुछ चीजें याद रखें कि आप लिख सकते हैं इस चीज को, वैसे मैंने यहां पर लिख रखा है और आप अगर चाहते हैं तो आप इसकी PDF भी मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर? और साथ में अगर आप तैयारी कर रहे हैं, और मेरी ये एडवाइस भी है फाइन, कि मैं डेली आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चीज को समझिए कि आप अगर चाहते हैं कि आप बेहतर तरीके से अपनी तैयारी को वन स्टेप अहेड ले जाएं, याद रखें कि स्ट्रक्चर्ड मैनर में एक्सपर्ट फैकल्टीज अपने गाइडेंस में जब आपको किसी दिशा में बढ़ाएंगे, अगर आप अपने सपने के लिए, अपने ड्रीम के लिए वास्तविकता में क्या है, तटबद्ध हैं, आप चाहते हैं
कि आप जो है अपनी सक्सेस को इंश्योर करें, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करें, तो ये आपके पास अपॉर्चुनिटी है। बैच 2 आ चुका है। याद रखिए कि बैच फर्स्ट क्लोज हो चुका है। आपके पास धीरे धीरे करके 24 के लिए समय कम होता जा रहा है। फाइन। अगर आप चाहते हैं तो आप तीनों वैलिडिटीज के साथ, और ये कोई बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है बच्चे, फाइन, याद रखें कि सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम ये तीनों वैलिडिटीज के टाइप हैं। आप जो है इन वैलिडिटीज के साथ अपने कोर्सेज को परचेस करें। और याद रखें एक चीज, अगर आप ये सोचते हैं कि हम पैसा देकर नहीं पढ़ना चाहते, हमें यूट्यूब से ही पढ़ना है, तो ये स्किल, ये सोच बहुत सही हो सकती है, पर एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि शिक्षा में आपका खर्च करा हुआ एक भी रुपया आपकी लाइफ में 1000 टाइम्स बनकर आएगा। और ये याद रखें कि ये कॉस्ट बहुत कोई ज्यादा नहीं है। मैं स्पष्ट कहूं तो आपको जो है वो कुछ इस कॉस्ट पे जो है वो कोर्सेस मिल जाएंगे। फाइन। और मैं दावे से कह सकता हूं जो क्वालिटी आपको इस स्थान पर मिलेगी, ये क्वालिटी अनबीटेबल है, अनमैचेबल है इन नेचर। फाइन। आप सोच कर देखिए, डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी। सोच कर देखिए, आपका जो प्री से पहले क्रैश कोर्स होगा जिसका कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं है। इसके अलावा जब आप प्री क्वालिफाई कर जाते हैं, अगर आपका प्री क्वालिफाई नहीं होता, जो जिस मैनर में आप चल रहे हैं उसी मैनर में आप चलते रहेंगे, अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर नहीं होता है तो याद रखिए कि आपको जो है अलग से, अगर प्री क्वालिफाई होता तो आपको अलग से जो है स्टडी IQ अपने खर्चे पर यहां बुला लेगा, फिर आगे की पढ़ाई कराएगा। फाइन। इसका भी कोई कॉस्ट नहीं है। डेली आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होगी, आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, आपको वो सारी चीजें मिलेंगी जो रिक्वायर्ड है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, इसे कहा जाता है मेंटरशिप। आपको एक मेंटर अलॉट होगा जो आपके लिए जो है वो हमेशा हाजिर होगा किसी भी प्रकार के डाउट्स को एंटरटेन करने। आप सोचें कि इतनी सारी सुविधाएं और साथ में फिर डेली 3 आवर की क्लास, उसमें लंबे इन डेप्थ डिस्कशंस। फाइन। आपकी जर्नी बहुत शानदार हो जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आप सभी को इन बैचेस में देखूंगा। हम जब इंटरेक्ट करेंगे, जब हम चर्चाएं करेंगे, तो हम फिर जो है उसे एक स्टेप और आगे लेकर जाएंगे। ठीक है, मैं ये उम्मीद आप सभी से करता हूं। इसी प्रकार से आप सभी के पास जो है ऑप्शंस हैं। और अरे भाई, मैं हमेशा भूल भी जाता हूं, अगर आप चाहते हैं तो आप मेरा कोड अगर यूज करते हैं तो याद रखिए कि आपको ये कॉस्ट मिलेगा। अदरवाइज आपको जो है कॉस्ट थोड़ा सा हाई लिखेगा। फाइन। ये कोड लगाने पर आप याद रखिए कि आपको जो है वो कोर्सेज मिनिमम कॉस्ट पर मिलेंगे। और इससे जो है इट इज लाइक एप्रिसिएशन फॉर मी एज वेल, कि अगर आप जो है मेरा कोड लगाते हैं तो मुझे जो है एप्रिसिएशन मिलता है। फाइन। इसका कभी भी ये मतलब नहीं है कि मैं आपसे जो ये बात कह रहा हूं ये केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए। ये हमेशा याद रखिए, मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका सिलेक्शन है और आगे भी आपका ही सिलेक्शन होगा। फाइन। आई एम डैम श्योर अबाउट दिस कि आप जो है, अगर मैं आपको कोई एडवाइस दूंगा, जब तक मैं इतने % श्योर नहीं हूं, आई विल नॉट गोइंग टू जो है सजेस्ट यू एनीथिंग। फाइन। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं ये जो कोर्सेस हैं ये आपकी लाइफ, आपकी जर्नी चेंज कर देंगे। और अगर आप इस प्रकार से पढ़ाई करते हैं, याद रखें यूट्यूब पर आकर पढ़ना एक टफ टास्क है। अगर आप यहां ये कार्य कर पा रहे हैं, आप उन बैचेस में जब आएंगे आपकी अंडरस्टैंडिंग नेक्स्ट लेवल पर होगी। ये मैं इस श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। फाइन। आप सोच कर देखें, मेरा इंटरेक्शन आपके साथ होता रहेगा वहां, मैं कैसे जो है आपको फेस करूंगा अगर मेरी एडवाइस जो है वो रॉन्ग है तो। फाइन। तो आप समझिए कि इस श्योरिटी के साथ आई एम श्योर कि अगर आप P2I बैचेस में आएंगे, आपकी जर्नी जो है वो एक्स्ट्रा जो है वो अहेड होगी अदर से। फाइन। इसके अलावा आपके पास जो है वो ऑप्शंस है ऑप्शनल बैचेस के। सारे बैचेस ओपन हो चुके हैं ऑप्शनल के लिए। याद रखें, इसमें ज्योग्राफी मिलेगा, सोशियोलॉजी मिलेगा, PSIR मिलेगा, मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस मिलेंगे। इसके अलावा पब एड, मैथ्स, हिस्ट्री, फिलोसफी एंड हिंदी साहित्य, ये सारे ऑप्शंस आपके पास हैं। आप इन कोर्सेज को इस कॉस्ट पर प्रिवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस सिंपल कोड। फाइन। अब इसके अलावा याद रखें कि अगर आपको सीसेट में किसी प्रकार की समस्या आती है तो आप सीसेट के लिए भी जो है सेपरेट बैचेस ले सकते हैं। फाइन। इन बैचेस में जो क्लोजिंग डेट है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहां पर जो है वो डेट 20 अक्टूबर की है। अदर में आप देख पाएंगे कि जो डेट्स हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो थोड़ा सा आप जो है यहां पर ध्यान देंगे तो ये डेट्स थोड़ी डिफरेंट हैं। आप पाएंगे कि इस बैच की जो है 23 है और जो सी सेट वाला बैच है इसकी 20 अक्टूबर है। ठीक है, तो आप लोग इन कोर्सेस में आए, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फाइन। अब देखें, जैसा मैं चर्चा कर रहा था कि जो द्वीप होते हैं, जो महाद्वीप होते हैं या कोई भी ऐसा द्वीप जो वास्तविकता में क्या है, जो वास्तविकता में थोड़ा सा जो है वो अलग है, अदर स्थल खंडों से दूर है, तो आप पाएंगे उसमें जो है उन जीवों की
प्रजातियां देखने को मिलेंगी जो अदर प्लेसेस पे सामान्यतः देखने को नहीं मिलते। अब इसमें एक डायमेंशन याद रखिएगा कि जैसा मैंने आपको बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया है ये केवल ऑस्ट्रेलिया नहीं है। याद रखिए ऑस्ट्रेलिया जब हम ओशनिया जब हम बोलते हैं तो उसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, न्यूजीलैंड आता है, मेलेनेशिया आता है, माइक्रोनेशिया आता है और पोलिनेशिया आता है। ठीक है, अब आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। क्लियर? तो चलिए अब हम यहां से जो है वो मैप की प्लॉटिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो है देखना स्टार्ट करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में हमें क्या क्या दिखाई देगा। याद रखिए, देखिए मेरी इस एडवाइस को तो एटलीस्ट आप माने और बेहतर तरीके से सेटल डाउन करें कि वीडियो को 2 बार देखना है, पहली चीज। दूसरी चीज याद रखें कि जो मैं प्लॉट कर रहा हूं उसमें एक ऑर्डर है, उसमें एक क्रम है। सबसे पहले मैं आउटर चीजों को प्लॉट करूंगा, फिर मैं अंदर की चीजों को प्लॉट करूंगा। ठीक है, तो आप लोग भी इस चीज को थोड़ा सा फॉलो करने का प्रयास करेंगे, ऐसी मेरी आप सभी से उम्मीद है। चलिए, तो थोड़ा सा हमें जो है आउटर पोर्शन पर फोकस करना है, इस कारण जो है हम इसे इस प्रकार से बनाएंगे, कुछ इस तरीके से। याद रखें कि शेप एग्जैक्टली ऐसा नहीं है। भाई मैं आर्टिस्ट नहीं हूं, मैं स्केचिंग नहीं करा रहा हूं आपको, मैं आपको जो है वो वास्तविकता में मैपिंग करा रहा हूं। मैपिंग और स्केचिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो आप यहां देखेंगे तो जस्ट अ फ्यू सेकेंड, आपको इस प्रकार से जो है ऑस्ट्रेलिया दिखाई देगा। इसमें याद रखें नीचे आपको एक द्वीप दिखाई देगा, इस द्वीप को कहा जाता है तस्मानिया। फाइन, ये जो है ये क्षेत्र कहलाता है तस्मानिया। ठीक, अब देखें ये नीचे तस्मानिया है, इसी प्रकार से आप ऊपर आएंगे तो आपको ऊपर भी कुछ क्षेत्र दिखाई देंगे। इसमें अब आप पहले देखो, ध्यान से देखिएगा और अपना इमेजिनेशन थोड़ा सा जो है वो स्ट्रॉन्ग करें। यहां पर बच्चे याद रखें कि आपको एक द्वीप दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से। ठीक, याद रखें ये जो द्वीप आपको दिख रहा है, हमेशा याद रखिएगा, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, इसका शेप थोड़ा सा इस प्रकार का नहीं है, हम इसे जो है रिकरेक्ट करेंगे। ध्यान से देखें, याद रखें ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है यहां पर एक द्वीप है। ध्यान दीजिए, यह द्वीप कौन सा है, याद रखें यह द्वीप कौन सा है। तो इस प्रकार से आप जब आएंगे तो आपको जो द्वीप दिखने वाला है, याद रखें इसे कहा जाता है न्यू गिनी। फाइन, लेकिन ये 2 भागों में है, समझिएगा इस चीज को। आपको इसके 2 हिस्से दिखाई देंगे। याद रखें यहां पर जो पोर्शन है, ठीक है, ये इंडोनेशिया के अंडर में आता है। क्लियर? यानी कि आपको ये कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, जस्ट अ सेकंड, याद रखें आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा कि एग्जैक्टली यहां ना होके थोड़ा सा जो है इस स्थान पर है। ठीक, तो ये जो पोर्शन है याद रखिए ये इंडोनेशिया की तरफ आता है, और जो रिमेनिंग ये वाला पोर्शन है, याद रखिए ये वाला पार्ट जो है आपको देखने को मिलेगा किस तरफ, हमारे ऑस्ट्रेलिया के साइड। याद रखें इसे कहा जाता है वास्तविकता में पापुआ न्यू गिनी एरिया। ठीक है, आई थिंक आप लोग को ये नाम याद हो जाएगा, ये है पापुआ न्यू गिनी। ठीक, आप समझिए जो पापुआ न्यू गिनी है इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, इससे थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो याद रखें यहां पर आपको कुछ और द्वीप दिखाई देंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, याद रखें पापुआ न्यू गिनी से ऊपर जाने पर आपको यहां पर 2 मुख्यतः द्वीप दिखते हैं। ठीक है, एक को याद रखिए, एक को कहा जाता है न्यू ब्रिटेन। फाइन, इसे कहा जाता है न्यू ब्रिटेन, और याद रखें इसे कहा जाता है न्यू आयरलैंड। और यहां याद रखें कि आई थिंक आप सभी ने मेरा प्रीवियस वीडियो जो मैंने न्यूजीलैंड के लिए बनाया था, ये शायद आपको याद होगा। वहां मैंने बताया था इंग्लैंड या फिर ब्रिटेन जब आप कहते हैं तो, या यूनाइटेड किंगडम कहते हैं तो उसमें क्या क्या आता है। यूनाइटेड किंगडम में आपको देखने को मिलेगा इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और उत्तरी आयरलैंड। यहां देखिए न्यू ब्रिटेन आ गया, न्यू आयरलैंड आ गया, और यहां पर याद रखिएगा न्यू साउथ वेल्स आ जाएगा। फाइन, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है इसे अंग्रेजों ने ही डिस्कवर करा था, तो इस कारण जो है यहाँ पर नाम, और यहाँ पर डिस्कवरी का तो ठीक है, फाइन, यूरोपियंस ने ही डिस्कवर करे थे एरिया, लेकिन साथ में एक बड़ा डायमेंशन ये है कि यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि जो मेजर कॉलोनाइजेशन रहा वो अंग्रेजों का रहा। इस कारण जो है आपको यहाँ पर कुछ नाम इस प्रकार के दिखाई देते हैं। साउथ एल्प्स आपको यहाँ मिलेगा अभी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि यहाँ आपको जो है पापुआ न्यू गिनी ये इस तरफ दिखेगा, इसके अलावा यहां पर आपको जो है उत्तरी आयरलैंड और न्यू ब्रिटेन दिखाई देगा, और इसी प्रकार से याद रखिए यहां पर आपको जो है कुछ द्वीप दिखाई देंगे। नाम याद रखिएगा, इन्हें कहा जाता है सोलोमन द्वीप। इन्हें कहा जाता है सोलोमन
द्वीप। क्लियर? तो ये जो है वो द्वीपों का क्रम है। आई थिंक आप सभी को ये क्रम याद हो चुका है। अगर याद नहीं हुआ है तो टेंशन की बात नहीं है, याद रखें। आपको जो है थोड़ी सी रिवीजन की आवश्यकता है, आप इजीली इसे जो है वो माइंड में सेटल डाउन कर लेंगे। ठीक है, अब याद रखें इसके ऊपर यहां जो स्थान दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है बिस्मार्क सागर, और नीचे जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है सोलोमन सागर। ठीक, तो आपको यहां नाम याद रखना है। आपको कौन कौन से सागर दिखाई देंगे तो यहां मैं आपको जो है वो इसकी नेमिंग दे देता हूं, आप लोग इसे मार्क कर लेंगे ऑक्सफोर्ड के स्टूडेंट एटलस में। याद रखिए कि आप अगर एटलस में मार्किंग नहीं कर रहे हैं तो आपको फ्री हैंड बनाना फिर कंपलसरी हो जाता है। अगर आप एटलस में मार्क कर रहे हैं तो फिर मैं मान सकता हूं कि थोड़ा रफली भी ड्रॉ करें तो चल जाएगा। स्टिकी नोट्स के साथ उसे जो है वो कंप्लीट करें, यानी कि जहां लिखे वहां स्टिकी नोट्स चिपकाना अत्यंत आवश्यक है। स्टिकी नोट्स आर मस्ट फॉर मेकिंग डायग्रामेटिक और पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इन योर एटलस। ठीक है, आप अपने एटलस में भी अगर इस आउटलाइनिंग को कर रहे हैं या किसी कॉपी में भी कर रहे हैं तो भी स्टिकी नोट्स जरूर लगाएं उसमें। ओके, चलिए, तो याद रखिए इस क्षेत्र में आपको जो है एक सागर दिखेगा जिसे कहा जाता है बिस्मार्क सागर। बिस्मार्क सागर। इसी प्रकार से याद रखें यहां पर आपको जो है एक और सागर दिखेगा जिसे कहा जाता है सोलोमन सागर। ठीक है, अब यहां ध्यान से सुनिए, याद रखें कि ऑस्ट्रेलिया के आसपास आपको और क्या क्या दिखता है। ठीक है, तो याद रखें यहां पर जो सागर आपको दिखाई देगा, आप याद करिए मैंने लोकल सागर्स का जो है वो एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने डिटेल में यहां के सागरों को बताया था। अब चीटिंग करे बिना बच्चों, आई थिंक आप सभी को याद होगा, मैं यहां पर लिखूंगा लेकिन आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे कि यहां पर कौन सा सागर है। पूरी ईमानदारी से याद रखेगा, मैं देख रहा हूं। ओके, चलिए, तो यहां पर आई, इस सागर को आई थिंक आप लोगों ने, जिनको याद होगा उन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा होगा, इसे कहा जाता है अराफुरा सागर। याद रखें कि इस अराफुरा सागर के एक तरफ आपको इस स्थान पर, याद रखिए यहां पर आपको जो है एक दूसरा सागर दिखेगा, इसे बेसिकली कहा जाता है तस्मान सागर। ठीक है, यह सागर है तस्मान सागर। अब रुक जाइए, याद रखें कि तस्मान सागर में इस स्थान पर आपको एक खाड़ी दिखाई देती है, इसका नाम याद रखिएगा, इसे कहा जाता है जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी। फाइन, जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी। अब ये क्यों हम जान रहे हैं तो याद रखिए यहां पर हम अभी जो है एक नदी का विसर्जन कराएंगे जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी में। फाइन, इसके अलावा याद रखिए यहां पर आपको जो है वो कोरल सागर दिखाई देता है। याद रखिएगा कोरल सागर के सामने आपको जो है, या आप कहें इसके इस तरफ आपको जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज मिलेगी, इसे कहा जाता है कोरल सागर। और हां, याद रखिए आज की ही क्लास में हम 8वें महाद्वीप की भी मैपिंग देखेंगे, तो आपको थोड़ा सा जो है वो वेट करना पड़ेगा। याद रखें इसे कहा जाता है कोरल सागर। अब कोरल सागर से नीचे आएंगे तो याद रखिए यहां पर जो सागर है इसे कहा जाता है तस्मान सागर। क्लियर? और याद रखिए तस्मान सागर के इस तरफ आपको जो है वो न्यूजीलैंड दिखाई देता है। अभी मैं आपको स्पष्ट कर दूं, न्यूजीलैंड की मैपिंग भी हम करेंगे और इसमें जो है हम फिर आप पाएंगे कि कुछ इस तरीके से, याद रखें हम फिर इसमें जो है 8वें महाद्वीप अर्थात जियालैंड की मैपिंग को भी ऐड करने वाले हैं। ओके, तो याद रखें कि ये वाला पार्ट इज दिस। ठीक है, अब समझने का प्रयास करिएगा। अब ध्यान से देखें, याद रखिए कि यहां आपको इस स्थान पर कुछ इस तरीके से अगर आप देखें, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, यहां पर तो आपको जो सागर दिखाई देता है, याद रखिए इसे बेसिकली कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ठीक, अब याद रखिए ये जो द्वीप आपको दिख रहा है इसे भी तस्मान ही कहा जाता है, तस्मान द्वीप। क्लियर? अब कौन सी संधि से अलग होता है ये मैं पहले बता चुका हूं। ठीक है, तो याद रखें आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि यहां पर आपको कौन सा द्वीप देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर एक चीज याद रखें कि ये जो न्यूजीलैंड आपको दिखाई दे रहा है
इसमें आपको न्यूजीलैंड का उत्तरी भाग जिसे कहा जाता है उत्तरी न्यूजीलैंड, और यह है दक्षिणी न्यूजीलैंड। याद रखिए इन दोनों को जो है अलग करता है एक संधि। क्लियर? आपको याद रखना है इसे जो है वो कौन सी संधि कहा जाता है, इसे कहा जाता है कुक जल संधि। कुक ने इस एरिया को डिस्कवर करा था, इस कारण इसका नाम है। अब इसके बारे में हम आगे देखेंगे। अब यहां ध्यान दीजिए, याद रखें कि ये जो रिमेनिंग पोर्शन आपको दिख रहा है, यहां आपको जो है वो कौन सा सागर दिखाई देगा, यहां आपको जो है वो दक्षिण सागर या साउथ ओशन, सदर्न ओशन, ये दिखाई देगा। ठीक है, तो ये हुआ बाहर से। इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, यहां पर आपको जो है एक लोकल सी दिखाई देता है। याद रखें इसे जो है कारपेंट्रिया सागर या खाड़ी कहा जाता है। और इसमें याद रखिएगा कि यहां से ही स्टार्ट होता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, तो आपको जो है इस स्थान के बारे में पता होना चाहिए। ओके, तो ये लगभग जो है हमारा बनकर रेडी है। क्या बनकर रेडी है? हमारा ऑस्ट्रेलिया का बाहरी पोर्शन। अब यहां ध्यान से समझिए, याद रखें कि आपको जो है वो इनके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होना आवश्यक है। ठीक है, अब याद रखें ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम देखने ही वाले हैं मैप पर, हम वहां अभी आगे बढ़ेंगे अंदर जाकर। न्यूजीलैंड के बारे में भी मैं अभी आपको अलग से मैप बनाकर समझाऊंगा। लेकिन याद रखें ये जो मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया है, इसके बारे में जानकारी आप यहीं सुन लें। याद रखिए कि नोबडी यूज्ड टू टेल यू अबाउट दिस। रीजन क्या है? अगर मैं एक वीडियो डेडिकेटली बनाऊं और उसमें जानकारी दूं 10-15 मिनट के वीडियो में, अगर मैं ऑस्ट्रेलिया से इतर एक वीडियो बनाऊं, और ईमानदारी से आप बताइएगा कि आई डोंट थिंक कि सारे बच्चे आकर जो है मैं अगर वीडियो में बताऊं कि देखो भाई मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया और पॉलिनेशिया के लिए एक 15-20 मिनट का वीडियो है, जिससे ऑस्ट्रेलिया का वीडियो बहुत लेंदी ना हो, इसे देख लीजिए। आप शायद बहुत सारे लोग देखेंगे और कुछ लोग जो है स्किप भी कर जाएंगे। याद रखिए वहां पर हमारा एफर्ट वेस्ट हो जाएगा, और इस कारण जो है सामान्यतः ये चीजें नहीं पढ़ाई जाती, और बस यही जो है वो कारण बन जाता है कि वो 1-2 मार्क्स से जो है एग्जाम रुक जाए। कारण क्या है? तो देखिए मैं आपको समझाता हूं। याद रखिए कि जो मेलेनेशिया है, उस मेलेनेशिया में आपको न्यू गिनी दिखाई देगा, आपको वहां पर सोलोमन द्वीप दिखाई देगा, न्यू कैलेडोनिया दिखाई देगा और फिजी दिखाई देगा। फिजी बेसिकली अपने गन्ना उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर गन्ने की जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप के बारे में अनुसंधान भी हुआ करता था एक समय पर। याद रखें कि ये एरिया जो है अपने सबसे रसीले, सबसे जूसी शुगर केन्स के लिए फेमस है। जो न्यू कैलेडोनिया है, इसके लिए याद रखिएगा कि आज के समय ये न्यू कैलेडोनिया को जो है वो पार्ट माना जा रहा है 8th कॉन्टिनेंट का। अब समझिए कि आप कितना भी पढ़ लो 8th कॉन्टिनेंट, इवन आप मेरा ही वीडियो देखिएगा जहां पर मैंने 8वें कॉन्टिनेंट की मैपिंग कराई है, वहां मैंने न्यू कैलेडोनिया भी मार्क करा है, बट मैंने वहां जिक्र भी नहीं करा कि ये जो है वो किसका पार्ट है। ये पार्ट है बेसिकली किसका? मेलेनेशिया का। अब वो आपसे प्रश्न कर देगा कि न्यू कैलेडोनिया इज इन न्यूज, मतलब न्यू कैलेडोनिया जो है वो एक समय पर न्यूज में था, बताइए ये किसका पार्ट है। अब वहां पर वो जो है वो यही नाम लिखने वाला है, मेलेनेशिया, माइक्रोनेशिया, पॉलिनेशिया। अब आप समझिए कि क्यों मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस की आवश्यकता है। रीसेंट में जो चीजें हुई होती हैं उसे कन्वेंशनल के साथ जोड़ा जाता है। ये चीज जो है मैं यहां जितना पॉसिबल होगा, देखिए जितनी मेरी क्षमता है, जितने हमारे पास रिसोर्सेस हैं, उन सारे रिसोर्सेस और उन सारी क्षमता के साथ हम आप तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहां पर फिर एक आवश्यकता यह भी है कि अगर आप जो है वो खुद से आगे बढ़ना चाहते हैं, वो स्पिरिट है, तो आप फिर हमारे साथ जो है एक्सपर्ट गाइडेंस में आइए। ये मेरा, इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जो ये मेरी एडवाइस है, ये ऐसा नहीं है कि मैं आप तक आया मुझे ये बोलना था, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू से दिस। मैं परफेक्टली ये चीज जानता हूं कि जब आप इस मैनर में आएंगे तो आप किस स्तर पर तैयारी करेंगे। फाइन, चलिए तो यहां ध्यान से देखें, जो न्यू कैलेडोनिया है ये 8th कॉन्टिनेंट जो हम अभी जीएलएन की मार्किंग करेंगे उसका पार्ट है। ठीक है, अब इसके अलावा फिजी गन्ने के लिए फेमस है। न्यू गिनी, ये याद रखिएगा कि न्यू गिनी जिस द्वीप में आता है इसे गिनिया का द्वीप कहा जाता है। ये इंडोनेशिया व पापुआ न्यू गिनी इसके बीच में शेयरिंग है इसकी। तो इसे याद रखिए कि ओशनिया का एक द्वीप है जो इंटरकॉन्टिनेंटल है, 2 महाद्वीपों में आता है। एक जो है पॉलिटिकली कहा जाता है, एक पॉलिटिकली जाता है एशिया, और दूसरा कहां जाता है
दूसरा पॉलिटिकली आता है कहां, ऑस्ट्रेलिया या ओशनिया में, ठीक है। अब यहां सोलोमन एक सागर है, सोलोमन सागर के ऊपर जो है वो गिनी है, और याद रखिए सोलोमन सागर में ही आपको क्या मैंने दिखाया था, न्यू ब्रिटेन दिखाया था, और क्या दिखाया था, न्यू आयरलैंड दिखाया था। तो आपको ये चीजें जो है अब पता है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट चीज याद रखें कि इससे नीचे आओगे तो माइक्रोनेशिया मिलेगा। माइक्रोनेशिया में याद रखिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट तो उत्तरी मैरियाना द्वीप है, यहां याद रखिए ये आइसलैंड है, ये आइलैंड है बेसिकली, ठीक। इसके अलावा कैरोलिना, इसके अलावा मार्शल द्वीप, मार्शल के अलावा गिलबर्ट द्वीप आता है, याद रखिए गिलबर्ट द्वीप है, ठीक है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक गिलबर्ट जो है वो सी माउंट भी है, फाइन, इसे कहा जाता है सी माउंट। क्या होते हैं सी माउंट, मैं आगे आपको इसी क्लास में बताऊंगा। तो एक गिलबर्ट द्वीप है, गिलबर्ट सी माउंट भी है, और ये सी माउंट भी 8th कॉन्टिनेंट में आता है। अब समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड कि कहां कौन सा द्वीप है। आप देखिए वो 8th कॉन्टिनेंट न्यूज में है, वो सीधा आपके न्यू कैलिडोनिया के बारे में पूछेगा, या गिलबर्ट द्वीप या गिलबर्ट जो है वो सी माउंट के बारे में पूछेगा, बोलेगा कौन से में आता है, आपको ऑप्शन में वो जीएलएन लिख कर देगा, फाइन, आपको जीएलएन के साथ जाना है। ये किसका पार्ट है अभी, ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है, ठीक। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, क्या है इंपॉर्टेंट चीज, तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेसिकली जो किरिबाती है, किरिबाती ये वो द्वीप है जो आता है माइक्रोनेशिया में और इससे पास होती है भूमध्य रेखा। यहां जानने योग्य बात है कि जो ऑस्ट्रेलिया है इसके सेंटर से पास होती है, क्या इसके सेंटर से गुजरती है वास्तविकता में बच्चे मकर रेखा, लगभग सेंटर से, जैसे भारत के सेंटर से गुजरती है। लेकिन इसी का आगे जो है आपको एक पोर्शन दिखता है जो आता है माइक्रोनेशिया में, और माइक्रोनेशिया में एक द्वीप है जिसे कहा जाता है किरिबाती, और किरिबाती से भूमध्य रेखा पास होती है, फाइन। अब दूसरी चीज याद रखिए, बिकिनी, ये जो बिकिनी द्वीप है ये काफी इंपॉर्टेंट है। कारण क्या है, बिकिनी द्वीप नहीं है, बिकिनी अटोल है। अब अटोल क्या होते हैं, तो मैं आपको पहले किसी जो है अदर क्लास में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। जो बिकिनी है वो इस प्रकार से, बिकिनी अटोल जो है वो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा कि एक जो है पर्वत है, क्लियर, और उस पर्वत में याद रखिएगा कि आपको जो है इस प्रकार से कोरल जमा होते हुए दिखाई देंगे, ठीक। अब समझिए कोरल या मैं कहूं प्रवाल एक जीव होते हैं, ठीक। अब यहां से हम पढ़ना स्टार्ट करें, ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये है सी माउंट, सी माउंट, ठीक है। अब देखो कोरल या मैं कहूं प्रवाल एक ऐसे एक्सोस्केलेटन, एक्सोस्केलेटन का मतलब है ऐसे जीव जिनका जो कंकाल तंत्र है उनके शरीर के बाहर होता है। याद रखिए ये एक्सोस्केलेटन एनिमल है, और ये एनिमल्स जो है वो सागर में ग्रो होते हैं। अब देखिए सागर में हर जगह ग्रो नहीं होंगे, उसी स्थान पर ग्रो होंगे जहां पर क्या आएगा, सूर्य का प्रकाश आएगा, ठीक। ये जो है वो सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मैं आगे कभी आपको जब जो है पर्यावरण हम देखेंगे या उसका करंट अफेयर डिस्कस करेंगे तो वहां पर आएगा। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मतलब होता है सहभागिता की स्थिति में। यहां पर इन कोरल्स के ऊपर जूजेंथ्री नामक बैक्टीरिया, आप कह सकते हो एक छोटा जीव रहता है, यह प्रकाश संश्लेषण करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। इसी कारण जो है ये फुटिक जोन में ही, यानी कि वो गहराई, वो 200 फीट तक की गहराई जहां सूर्य का प्रकाश आता है उसे कहा जाता है फुटिक जोन। और याद रखिए इसी फुटिक जोन तक ये कोरल, ये प्रवाल जो है वो आपको दिखाई देंगे। अब जैसा आपने अपने घर की एक विंडो में देखा होगा कि गमले में अगर आप एक पौधा लगा दें तो वो पौधा अपने तरफ विंडो के उस तरफ जाने लगेगा जहां पर से क्या आ रहा है, सूर्य का प्रकाश। तो याद रखिए उसी प्रकार जब कोरल यहां उगते हैं तो कोरल जो है धीरे धीरे करके ऊपर की दिशा में जाते हैं, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहां से आ रहा है, ऊपर से आ रहा है। और धीरे धीरे करके यही कोरल जो है जब उगते हुए बहुत ऊपर तक पहुंच जाते हैं तो होता यह है कि इनके भार के कारण ये पर्वत नीचे आने लगता है, और ये कोरल, ये प्रवाल जो है ये इस प्रकार से ऊपर बढ़ने लगते हैं, और आपको दिखाई देगा कि चारों तरफ हैं। इस कारण जो है ये एक रिंग के समान, एक अंगूठी के समान दिखाई देते हैं, और ये अंगूठी वास्तविकता में द्वीपों का समूह होती है। और ये कैसी दिखेगी, तो याद रखिए जब आप ऊपर से देखेंगे बच्चे तो दिस यूज टू लुक लाइक वेरी ट्रेमेंडस, ये बहुत आश्चर्यजनक तरीके से आपको इस प्रकार की दिखाई देगी, जहां द्वीप समूह जो है वो इस प्रकार से हैं कि ये द्वीप आपको जो है इस क्रम में दिखाई देंगे, और हो सकता है बीच में एक सेंटर द्वीप हो। इसे कहा जाता है अटोल, फाइन, और इसका नाम है, इस अटोल का नाम है बिकिनी अटोल, ठीक है।
तो याद रखिए कि बिकनी अटोल वास्तविकता में एक अटोल है। अटोल जो है वो प्रवालों द्वारा निर्मित एक संरचना है, जहां सी माउंट या फिर सागर के अंदर जो पहाड़ होता है उसके चारों तरफ आपको कोरल अर्थात प्रवाल का जो है वो एक हिस्सा दिखेगा जो समय के साथ ऊपर आता है। ये कंसेप्चुअल पार्ट अलोंग विद द मैपिंग। ठीक, तो ये याद रखिए आपको इस स्थान पर बिकनी अटोल दिखेगा। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये दो चीज के लिए, एक तो बिकनी अटोल, दूसरा चीज किरिबाती भूमध्य रेखा पास होती है। इसके अलावा जो है उत्तरी मैरियाना द्वीप, कैरोलिना द्वीप, मार्शल द्वीप और गिलबर्ट द्वीप यहां पर दिखाई देते हैं। तो ये हुआ ओशनिया वाला पोर्शन। अब हम ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड पर फोकस कर सकते हैं, और बस यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा था कि आपको जो है थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा, तभी आपको यूपीएससी के, एक्चुअल यूपीएससी के प्रश्न समझ में आएंगे और आप इन्हें सॉल्व कर पाएंगे। चलिए, तो सबसे पहले आए हम जो है एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। बच्चे याद रखिएगा, आपको ये जो स्थान दिखाई देगा इसे कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी भाग। ये ऑस्ट्रेलिया का वास्तविकता में शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र है, और ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र जो है वो वास्तविकता में बहुत सारी चीजों के लिए प्रसिद्ध है। अब ध्यान से देखें, याद रखें कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, फाइन, यहां जस्ट अ सेकेंड, इसे कहा जाता है शुष्क क्षेत्र, ऑस्ट्रेलिया का मरुस्थलीय क्षेत्र। जस्ट अ सेकेंड। अब इसमें याद रखिएगा क्रम से यहां पर आपको जो है वो कुछ मरुस्थल देखने को मिलेंगे। कौन कौन से मरुस्थल देखने को मिलेंगे? सबसे पहले ग्रेट सैंडीज, उसके नीचे सिम्पसन, उसके नीचे गिब्सन, उसके नीचे विक्टोरिया। ठीक है, तो यहां आ जाए, यहां लिखेंगे हम ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल। ठीक, और इन मरुस्थलों में आपको क्या क्या पता होना चाहिए, तो देखिए मैंने यहां पर जो है पहले से इस बारे में लिख रखा है। जस्ट अ फ्यू सेकेंड। ये याद रखें, एक तो पहली चीज कि ये जो मरुस्थल है, इस वाले पोर्शन को थोड़ी देर बाद देखिएगा। याद रखिए ये जो है पश्चिमी पठारी क्षेत्र, ये मरुस्थलीय अर्ध मरुस्थलीय है। यहां पर आपको जो है ग्रे सैंडीज दिखाई देगा, इसके बाद जो है गिब्सन दिखाई देगा। याद रखिए इसी के बाजू में सिम्पसन भी है, और नीचे याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया मरुस्थल दिखेगा। अब देखिए यहीं रुक जाइए, यहां आपको क्या दिखा? विक्टोरिया मरुस्थल। ठीक, यही मैंने आपको लिख रखा है इसीलिए कि यहां पे आपको डार्लिंग रेंज मिलेगी और विक्टोरिया रेंज मिलेगी। अब ये जो डार्लिंग और विक्टोरिया रेंज है, याद रखिए डार्लिंग मरुस्थल भी है, विक्टोरिया जो है डार्लिंग जो है एक रिवर भी है, डार्लिंग रेंज भी है। अभी डार्लिंग रिवर कहां आई थी? डार्लिंग रिवर अभी आपने रिवर वाले चैप्टर में देखा हो कुछ ही समय पहले। डार्लिंग जो रिवर है वो आपको ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में दिखी थी, मुर्रे और डार्लिंग। फाइन, अब देखिए रेंज कहां मिली आपको? रेंज मिली पश्चिमी भाग में, बस यहीं से वो क्वेश्चन बना देगा। ठीक, अब देखिए विक्टोरिया मरुस्थल है, विक्टोरिया रेंज है, ये दोनों कहां दिखी? ये दोनों दिख रही हैं आपको दक्षिण पश्चिम वाले भाग में। ध्यान से देखना बच्चे, फाइन, ये कहां है? दक्षिण पश्चिम वाले भाग में, यहां दिख रही है। ठीक है, अब याद रखो कि एक विक्टोरिया रिवर भी है, ऊपर की दिशा में दिखेगी। फाइन, इसे जोसेफ बोनापार्टा की खाड़ी में गिरती है। ये टेक्निकलिटी है, ये वो डायमेंशन है जहां से वो प्रश्न पूछ देगा। फाइन, तो याद रखें इसे मैपिंग कहते हैं। तो आपको याद रखना है कि पश्चिमी भाग में जो है आपको इस प्रकार से, यहां मैं मेंशन कर दूं उत्तर से दक्षिण का क्रम, तो याद रखिए ये जो स्थान दिख रहा है इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है ग्रेट सैंडीज या फिर ग्रेट सैंडी दिखेगा। इसके अलावा यहां पर जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, याद रखिए इसे कहा जाता है गिब्सन। इसी के सामने जो है वो आपको सिम्पसन भी दिखेगा, और नीचे आएंगे तो विक्टोरिया मरुस्थल दिखाई देगा। ठीक, अब आ जाइए इस तरफ। याद रखें कि यहां पर आपको जो है वो दो रेंजेस दिखाई देंगी। जस्ट अ फ्यू सेकेंड, हम जो है रेंजेस मार्क कर लें। याद रखें कि ये यहां पर आपको जो है एक रेंज दिखाई देगी जिसे कहा जाता है विक्टोरिया रेंज, और इसके अलावा एक और रेंज दिखाई देगी जिसे कहा जाता है क्या? डार्लिंग रेंज। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा यहां पर एक नदी है, इसे विक्टोरिया रिवर के नाम से जाना जाता है। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर एक नदी है जिसे विक्टोरिया नदी के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो आई थिंक आपको ये डायमेंशन समझ में आ गया है। अब यहां के लिए एक इंफॉर्मेशन याद रखिए कि यहां आपको जो है दो खाने दिखाई देंगे। वेरी गुड, मैंने यहां लिख रखा है, यहां आपको दो खाने दिखाई देंगी। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कालगुरली और कुलगाड़ी। दो हैं, फाइन, एक है कालगुरली और एक है कुलगाड़ी। फाइन, ये दोनों खान्स के लिए याद रखिएगा, ये दोनों माइंस के लिए याद रखिएगा
कि ये गोल्ड की माइंस है, ठीक है, और ये दोनों ही पश्चिमी भाग में आती हैं ऑस्ट्रेलिया के ज्यूरिसडिक्शन में, ठीक। अब नेक्स्ट चीज याद रखिए कि ये जो ऑस्ट्रेलिया है इसके बारे में, एक तो ये सबसे छोटा महाद्वीप है, दूसरी चीज इसे प्यासी भूमि का देश कहा जाता है। छोटा महाद्वीप, आई नो आप सभी को पता था, फाइन। प्यासी भूमि का देश, ये मैंने जानबूझकर लिखा है ताकि मैं आपको आगे की चीज समझा पाऊं, ठीक है। तो ये चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी हैं, आपको ये चीजें समझ में आ चुकी हैं। अब देखिए, याद रखें कि आपको इस स्थान पर, जस्ट अ सेकेंड, यहां पर याद रखिए, इस स्थान पर एग्जैक्टली मैं कहूं तो ये एक रेंज दिखाई देगी और यहां एक और रेंज दिखाई देगी। जस्ट अ सेकेंड, ये दो रेंजेस हैं। कौन कौन सी हैं? तो पहली चीज तो याद रखिए कि एक रेंज है जिसे वास्तविकता में कहा जाता है मैकडॉनल्ड रेंज, ये जिसे मैं अभी बना रहा हूं, ये वाली रेंज, ठीक। और दूसरी रेंज जो है आपको इस स्थान पर दिखाई देगी। याद रखिए, एक मैकडॉनल्ड है और एक मूसग्रेव है। ऊपर वाली जो है वो मैकडॉनल्ड रेंज कहलाती है, ठीक। अब मैकडॉनल्ड और मूसग्रेव रेंज के दूसरी तरफ याद रखिए, यहां है ऑस्ट्रेलिया का मुख्य निम्न भूमि क्षेत्र, ठीक है। इसे थोड़ा सा अपने ध्यान में रखिएगा, ठीक। अब ये मुख्य निम्न भूमि क्षेत्र क्या है? तो देखिए, सबसे पहले तो ये आता कहां है? याद रखिए, ये वास्तविकता में आपको देखने को मिलता है दो के बीच में। एक है आपको ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, यहां पर मैं अभी बनाऊंगा उसे, ठीक। तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, और इसके अलावा याद रखिए कि आपको इस स्थान पर जो है ये मध्यवर्ती उच्च भूमि दिखाई देगी। मध्यवर्ती उच्च भूमि के लिए याद रखिएगा कि इसमें जो है दो रेंजेस आती हैं, एक को कहा जाता है मूसग्रेव, एक को कहा जाता है मैकडॉनल्ड, ठीक है। तो मैकडॉनल्ड और मूसग्रेव के बीच में, मैकडॉनल्ड और मूसग्रेव से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बीच में आपको जो है ऑस्ट्रेलिया की जो मुख्य आप कह सकते हैं रेंज है, मुख्य जो है वो बेसिन है, ये आपको देखने को मिलता है। जस्ट अ फ्यू सेकेंड। अब यहां पर जो है हम प्लॉट करते हैं कुछ इस तरीके से। याद रखें, यहां आपको जो है वो दिखाई देगा क्या? ये क्षेत्र दिखाई देगा ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से। याद रखिए, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का जो विस्तार है यह आपको जो है मैं यहां दिखा भी देता हूं। आइए, इसमें मैंने यहां लिख रखा है, ये मूसग्रेव है और मैकडॉनल्ड रेंज है। इसके बीच में, इससे लेकर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बीच में आपको जो है वो मध्यवर्ती निम्न भूमि क्षेत्र दिखाई देता है। ये शुष्क है। अब ये वाला पोर्शन छोड़े, मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये शुष्क है पर पानी की कमी नहीं है। इसे कहा जाता है ग्रेट आर्टिजियन बेसिन। क्या है ये बेसिन? अभी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए, और इसके लिए याद रखिएगा कि आपको जो है, एक सेकेंड, हाँ, ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये याद रखिए कि ये स्टार्ट कहां से होती है? ये केप यार्क प्रायद्वीप से स्टार्ट होती है और तस्मान सागर तक जाती है। केप यार्क प्रायद्वीप कहां पर है? तो आइए अब हम इसे प्लॉट करते हैं। तो याद रखें, आपको यहां जहां से मैंने अभी मार्किंग जो है स्टार्ट करी है, ये वाला पोर्शन याद रखें, यहां पर आपको जो है केप यार्क प्रायद्वीप दिखेगा। ये जो केप यार्क प्रायद्वीप है ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी भाग में आता है, माफ कीजिएगा पूर्वी भाग में आता है। लेकिन पूर्वी में भी कौन सा भाग? तो याद रखिए, पूर्वी में भी आपको ये जो है पूर्वी उत्तर वाला, ठीक है, इसे कहा जाता है उत्तर पूर्वी पोर्शन में आपको देखने को मिलता है। ये याद रखें, यहां से आप जब चलते हुए नीचे आएंगे तो ये पोर्शन जो है वो पूरे तटीय क्षेत्र को कवर करेगा। और आई थिंक आप सभी को याद होगा कि ये पूर्वी दिशा में ही क्यों है। तो इसका मुख्य कारण ये है कि पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहा था किस डायरेक्शन में? पूर्वी की डायरेक्शन में। फाइन, तो ये आपको पूर्वी दिशा में दिखाई देता है। याद रखिए कि यहां आपको इसकी उच्चतम चोटी दिखेगी। फाइन, ये वाले पोर्शन में आपको इसकी सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी। कोसियुस्को इस चोटी का नाम है। और याद रखें, ये कहां आती है? तो ये न्यू साउथ वेल्स में आती है। फाइन, तो ये हाईएस्ट पीक है। ओके, कोसियुस्को उसका नाम है, न्यू साउथ वेल्स में आती है। ये ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे हाईएस्ट पीक है। क्लियर? अब यहां ध्यान दीजिए, याद रखें कि केप यार्क यहां आपको दिखता है। ये उत्तर, और उत्तर में भी कौन सा? उत्तर में भी पूर्वी भाग में आता है। ये तस्मान सागर है, इसके बीच में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का विस्तार है, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, याद रखिए, आपको इस स्थान पर जो है वो नदी दिखाई देगी जिसे कहा जाता है मुर्रे रिवर, ठीक।
और यहां से दूसरी रिवर आती हुई दिखाई देगी जिसे कहा जाता है डार्लिंग रिवर। तो मुर्रे और डार्लिंग ये दोनों मेन रिवर हैं इस क्षेत्र की। इसके अलावा यहां कुछ झील हैं, जैसे आयर्स लेक मैंने आपको बता रखा है, इसके अंदर 3 नदियां जो है अपना जल विसर्जित करती हैं। फाइन। इसके अलावा यहां पर आपको जो है 2 नदियां दिखाई देंगी। फाइन। आई थिंक आप सभी याद कर पा रहे होंगे, रिवर वाले चैप्टर में यहां की रिवर्स मैंने आपको बताई थी। ठीक है, तो आई थिंक ये वाला पोर्शन आपको याद होगा। हम एक बार रिवाइज भी कर लेंगे उसे, डोंट वरी। तो आइए मैं पहले आपको जो है इस क्षेत्र के बारे में कुछ चीजें बता दूं। याद रखें कि ये जो क्षेत्र आपको यहां दिख रहा है, ठीक, इसे बेसिकली कहा जाता है मध्यवर्ती निम्न भूमि का क्षेत्र। ठीक, अब ये जो निम्न भूमि का क्षेत्र है ना, सुनो बच्चे, याद रखो ये सूखा है, यहां पानी नहीं है, लेकिन पानी तो हमें दिख रहा है। तो फिर पानी आया कहां से? तो याद रखिए, यहां पानी वर्षा के कारण कम ही आता है, पर यहां पर जो बेसिन है, इस बेसिन को कहा जाता है ग्रेट आर्टेजियन बेसिन। अब ये जो ग्रेट आर्टेजियन बेसिन है, याद रखें यहां पर एक संरचना पाई जाती है या एक स्थिति है जिसे उत्तुकता कहा जाता है। उत्तुक। फाइन। ये एक प्रकार की जो है वो कीप होती है। अब आप कहेंगे ये क्या बता रहा हूं, तो ध्यान से समझिए। याद रखें कि भूमिगत जल इस प्रकार से जो है चट्टानों के बीच में भरा रहता है। ठीक, ये समतल जगह है, यहां पर पानी जो है वो भरा हुआ है। अब अगर किसी क्षेत्र की जो ऊंचाई है वो कम होती जाए, इतनी कम हो जाए कि कहीं कहीं जो है जहां पर भूमिगत जल है वहां तक ये नीचा हो, तो भूमिगत जल जो है वो इस प्रकार से चिलचिलाते हुए यानी कि स्त्रावित होते हुए यहां ऊपर आपको दिखाई देने लगता है। अर्थात जमीन में अगर कहीं पर कोई डिप्रेशन है यानी कि ऊंचाई कम है, तो याद रखिए कि वहां पर अगर नीचे भूमिगत जल का स्तर अच्छा है तो आपको जो है वो भूमिगत जल रिसते हुए बाहर आता हुआ दिखाई देगा। और यही वो कारण है कि आप पाएंगे ग्रेट आर्टेजियन बेसिन में पानी की कमी होने के बाद भी पानी की उपलब्धता है, यानी कि वर्षा कम होने के कारण, शुष्कता होने के भी कारण यहां पर कृषिगत गतिविधियां आसानी से करी जाती हैं। फाइन। तो ये कमाल है किसका? ग्रेट आर्टेजियन बेसिन का। कहां आता है? कहां? वही जहां हम देख रहे हैं, अर्थात मध्यवर्ती निम्न भूमि क्षेत्र को ही ग्रेट आर्टेजियन बेसिन के नाम से जाना जाता है, जिसकी प्रमुख नदियां कौन कौन सी हैं? तो मुर्रे एंड डार्लिंग आर द 2 मेन रिवर्स ऑफ दिस एरिया। पॉइंट क्लियर है? चलिए, तो आपको थोड़ा सा जो है इस चीज का ध्यान रखना है। अब इसके अलावा आपको जो है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के बारे में, जैसा मैंने बताया, आपको पता होना चाहिए कि न्यू साउथ वेल्स में इसकी हाईएस्ट पीक है जिसे कहा जाता है कोसियुस्को। ये ऑस्ट्रेलिया की भी सबसे ऊंची चोटी है। इसके पूर्वी तट पर आपको ग्रेट बैरियर रीफ दिखाई देगी। याद रखिए जो मैंने आपको पहले बताया, प्रवालों से निर्मित संरचना है। अब मैं इसके ऊपर डेडिकेटली 2 घंटे की क्लास लूं, बिकॉज ये इज अ थिंग जो यूपीएससी को बहुत पसंद है। मैं इसकी टेक्सोनॉमी आपको समझाऊं, मैं आपको इसकी इकोनॉमिक वैल्यू समझाऊं, इसमें इतना कुछ है बताने के लिए। यूपीएससी इससे बहुत प्रश्न, आप कितना भी पढ़ लो बच्चे, ये चीज वो जो आप यूट्यूब पे बहुत सर्च करो, बट वो जो चीज है ना, जो एग्जैक्ट पिन पॉइंट आती है कोरल से रिलेटेड, आप सिर्फ इतना करो, कोरल यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देख लो, लिस्ट आ जाएगी एक, जहां पर रिक्वायरमेंट है कि बच्चे को 4-5 घंटे की कोरल की क्लास दी जाए, प्रवालों के बारे में उसे बताया जाए। अगर मैं आपसे कहूं कि 20 लाइनें बताइए कोरल के बारे में, अगर 20 प्रश्न यूपीएससी ने पूछे हैं और आप जो है यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा आशय आपको डिमोटिवेट करना नहीं है, मेरा आशय आपको बताना है कि एग्जाम कैसे क्वालिफाई होता है। फाइन, आप समझिए, आप इस पर डालिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्न दिखाई देंगे प्रवालों से। इनकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आपसे पूछा जाए, आर्थिक इनका महत्व पूछा जाएगा, इनसे निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में आपसे पूछा जाएगा, इनके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि ये जीव किस प्रकार से, इसका जो है पर्यावरण पर इंपैक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के लिए इंडिकेटर कहलाते हैं ये। फाइन, इनकी ब्लीचिंग कैसे हो रही है। कोरल एक प्रॉपर सब्जेक्ट है जिससे यूपीएससी प्रश्न पूछती है, और आप इस चीज से रिलेटेड आप एक बार सर्च करके देखिए, आपको वो क्वालिटी कंटेंट नहीं दिखेगा जो प्रश्न पत्र में है। बस वही चीज मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि क्यों मैं आपको एडवाइस दे रहा हूं। फाइन, आप समझिए कि हम पूरा प्रयास करेंगे, लेकिन आप समझे ये बच्चे तक पहुंचेगा ही नहीं। फाइन, बच्चा उस चीज को डाइजेस्ट ही नहीं करेगा। फाइन, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, देखेगा ही नहीं उस चीज को। तो वहां पर फिर फोर्सली जो है उसे समझाने का काम हम बैचेस में कर पाते हैं कि डियर तुम्हें यह पढ़ना है। फाइन, अब समझो इस चीज को। याद रखिए जो पूर्वी तट है आपको दिखाई देगा कि यहां पर ग्रेट बैरियर रीफ है। याद रखिएगा
कि ये जो है ये प्रवालों से निर्मित है। फाइन। अब समझिए प्रवाल, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो है एक्सोस्केलेटन एनिमल है, और इस एक्सोस्केलेटन एनिमल में याद रखिए ये टेंटिकल्स निकले होते हैं। अब याद रखिएगा इन टेंटिकल्स में आपको जो है वो एक बैक्टीरिया दिखता है। इस बैक्टीरिया को कहा जाता है जूजेंथली। फाइन, याद रखिए ये जूजेंथली है, ये बैक्टीरिया नहीं है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ये प्रकाश संश्लेषण करता है, सहभागिता में इसके साथ होता है। इसके बदले इसको कोरल जो है, कोरल को ये ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन कोरल इसको जो है वो शेल्टर देता है। ये जूजेंथली के कारण इसका कलर जो है, कोरल का कलर जो है वो रंगीन होता है। अदरवाइज कोरल सफेद होंगे, सफेद होंगे तो मछलियां नहीं आएंगी। अट्रैक्ट करने के लिए कोरल को चाहिए है कलर, यानी कि प्रवाल को चाहिए है कलर। कलर देता है जूजेंथली, और जूजेंथली तभी रहेगा जब तापमान नियत हो। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण 2018 में जहां पर इन कोरल या प्रवाल भित्तियों का विस्तार हुआ है, ध्यान से देखेंगे, यहां आ जाए, याद रखें इस स्थान पर जो है आपको प्रवाल भित्ति का विस्तार देखने को मिलता है। याद रखिए कि ये जो प्रवाल भित्तियां थीं 2018 में सागरीय स्तर में जो चेंजेस आए और जो तापमान में परिवर्तन आए, उसके कारण ये प्रवाल भित्ति जो है वो मास लेवल पर डीकलराइज हुई, इनका विरंजन हुआ, ब्लीचिंग हुई। और याद रखिए ये ब्लीचिंग इंडिकेटर थी एक बड़े खतरे का। फाइन, क्यों? कारण यही था कि तेजी से तापमान बढ़ रहा है, कोरल जो है उसमें जूजेंथली बैक्टीरिया जा रहा है, स्तर बढ़ रहा है, कोरल सफेद हो रहे हैं। ये बता रहा है कि प्रकृति में बड़ा परिवर्तन आ रहा है, ये बड़े नेचुरल डिजास्टर्स को जन्म देगा। याद रखिए सागरी तल का तापमान जब बढ़ता है तो चक्रवातों की स्थिति बढ़ती है, भूकंप बढ़ते हैं, सुनामी बढ़ती है, ज्वालामुखी विस्फोट बढ़ते हैं। फाइन, तो यहां याद रखें कि आपको तस्मान सागर और कोरल सागर, इसके बीच में जो है प्रवाल भित्ति का विकास दिखेगा। इसे बेसिकली क्या कहा जाता है? इसे बेसिकली कहा जाता है वास्तविकता में अंडरग्राउंड गार्डन। ये 2000 किलोमीटर लंबे हैं। याद रखिए कि इनके बारे में आपको एक चीज और पता होनी चाहिए कि इनका कितना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो याद रखिए कि अराउंड 600 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है वर्ल्ड में कोरल। विश्व में कोरल जो है वो लगभग 600 बिलियन यूएस डॉलर की इकोनॉमी है, और कई लोग इसे 3 ट्रिलियन तक नापते हैं। आप समझिए ये इंडिया की जीडीपी है। मैं विश्व के कोरल की, आप विश्व के प्रवालों की बात कर रहा हूं। इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। इसमें जो है वो सबसे बड़ा पार्ट तो एक टूरिज्म का होता है, ट्रिमेंडस चीज होती है टूरिज्म। अगर मैं आपसे कहूं ना कि मैं पॉलिसी मेकिंग कर रहा होता तो मैं सबसे पहले भारत में क्या बढ़ाता, तो सबसे पहले भारत में टूरिज्म बढ़ाता। और समझिए सरकार हमेशा ये प्रयास कर रही होती है। क्यों कोई जो है नरेंद्र मोदी आके आपसे कहेंगे कि आप स्वच्छ भारत मिशन चलाओ? पहली चीज तो देश साफ करो, तब टूरिस्ट आएगा। फाइन, आप समझिए कि जब बाहर से कोई व्यक्ति आएगा तो वो इच्छा लेकर आएगा कि आपके देश के अंदर जो है वो पैसा खर्च करूंगा, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करूंगा। जब वो मनी एक्सपेंडिचर के इरादे से आएगा, जब वो पैसे खर्च करने के इरादे से आएगा, याद रखिए कि वो उस समय जो है वो मास लेवल पर इकोनॉमिक ग्रोथ ला सकता है। आप समझें कि जो कोरल वाले एरिया होते हैं यहां पर सागर जो है बिल्कुल क्लीन है। क्लीन क्यों है? क्योंकि भाई सनलाइट आ रहा है तभी वो अंदर जाएगा। अगर सागरों में अवसाद होगा, सेडिमेंट्स होंगे, तो पेनिट्रेट करके सनलाइट जो है वो नीचे तक नहीं जाएगी। अब समझिए सागर नीले हैं, नीले के अंदर जो है रंगीन आपको क्या दिखाई देंगे? कोरल दिखाई देंगे। सागर नीले का प्रतिबिंब आपको आसमान में दिखाई देगा, आसमान नीले, सागर नीला, जल के अंदर रंगीन कोरल। और जब भी कहीं कोरल होते हैं, प्रवाल होते हैं, याद रखिए इनके कंकाल के कारण जो बीच होते हैं, ये आप लिख लीजिए, इसे पेपर में नोट डाउन करिएगा। एग्जामिनर आपकी कॉपी को देखने के बाद 1 नंबर तो एक्स्ट्रा देगा ही, और 1-1 नंबर की पढ़ाई है और 1-1 नंबर की लड़ाई है। फाइन, याद रखें कि जहां पर कोरल होते हैं उस स्थान पर आप पाएंगे कि जो उसके बीचेस हैं, जो पुलिन है, जहां रेत दिखाई दे रही है, वो रेत सफेद हो जाएगी। रेत सफेद क्यों हो जाती है? क्योंकि कोरल क्या होंगे, कोरल के ऊपर लहरें टकराएंगी, और लहरें टकराने पर इनका जो है क्या करेंगी? अपर्दन करेंगी। और ये हैं क्या? ये हैं जीव एक्सोस्केलेटन, इनका कंकाल बाहर है। कंकाल से जो है जब जैसे जैसे पुराने होते जाएंगे इनके कंकाल टूटकर रेत में मिलते जाएंगे। और याद रखिए ये रेत जो है वो कंकाल में उपस्थित कैल्शियम के कारण सफेद हो जाएगी। और जब रेत सफेद हो जाएगी तो दृश्य देखिए, सफेद कलर की रेत, ब्लू कलर का स्काई, ब्लू कलर का ओशन, रंगीन कोरल, गोवा इज ऑन। फाइन, क्यों आप गोवा जाना चाह रहे हो तो अगली बार बताइएगा। गोवा में ये चीज है। फाइन, अब इस चीज को समझिए दूसरे तरीके से
याद रखें कि आपने सुना होगा और आज के समय इंडिया में फेमस हो चुका है, लोग घर में भी जो है स्लीपर्स पहनते हैं, इसे कहा जाता है हवाई क्लोथिंग। स्लीपर कल्चर कहां से आया? ये स्लीपर कल्चर जो है हवाई क्लोथिंग से आया है। कारण क्या है? जो बीचेस हैं वो सफेद हैं। इन सफेद बीचों में जब आप स्नान ध्यानम करोति करने जाओगे तो डियर ये कोरल के जो है वो हड्डियों के कारण सफेद हुआ है। या तो पूरा एरिया ही कभी पानी के अंदर गया होगा और उसके बाद बाहर आया है, फाइन, जैसा हमारा कच्छ रण के एरिया में आपको दिखेगा, और नहीं तो ये वाला एरिया है। कारण ये है, याद रखिए, यहां पर जो है वो कोरल्स की बोन्स दिखाई देंगी। जब आप स्नानम ध्यानम करोति करने जाएंगे तो आपको पैर में उसकी जो कांटे हैं वो गड़ सकते हैं। कोरल में वैसे बोन्स में कांटे कम होते हैं या नहीं ही होते, लेकिन फिर भी आपको जो है वो पिनी चीजें जो है वो चुभ सकती हैं। याद रखिए, इसीलिए जो है हवाई क्लोथिंग का कल्चर निकला जिसमें स्लीपर्स आर प्रोमिनेंट, फाइन। तो याद रखें कि आपको जो है यहां पर टूरिज्म एक बहुत दिखेगा। दूसरी चीज याद रखिए कि मैंने आपको पहले भी बताया है, जो मॉडर्न मेडिकल साइंसेस है ये स्पष्ट कर चुका है पहले भी कि कोरल और यहां आसपास पाई जाने वाली जो सी ग्रासेस हैं, कोरल के आसपास सी ग्रासेस मिलती हैं, याद रखें, तो वो जो है वो बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हैं, बहुत सारी ऐसी जो है मेडिसिन हैं जो आज भी डिस्कवर नहीं हुई हैं, और आने वाले समय में ये जो है वो बहुत आगे इसमें रिसर्च और इसमें ग्रोथ की गुंजाइश है। एक सी माउंट था, मैं आप चर्चा को लंबा नहीं करना चाहता, लेकिन याद रखें एक सी माउंट था पैसिफिक ओशन के बीच में, जहां पर जो है एक वनस्पति मिली थी, मैं अभी नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूं। वो वनस्पति में एंटी कैंसरस ड्रग, एंटी कैंसरस जो है वो कैरेक्टरिस्टिक्स थी। इसमें ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ऐसे गुणधर्म थे जिससे जो है वो शरीर के अंदर कैंसर की जो स्थिति है, जहां पर अनकंट्रोल्ड मैनर में सेल्स का फॉर्मेशन होता है, उसे कंट्रोल करा जा सकता है। तो ये सारा रिसर्च का टॉपिक है और ये सब कुछ जो है वो कहां उपस्थित है? कोरल्स में उपस्थित है। जितना हम जानते हैं वास्तविकता में चांद, सितारों और मंगल ग्रह के बारे में, उससे कम हम सागर के बारे में जानते हैं। ये सब, और सागर में भी सबसे बड़ा पार्ट बैरियर रीफ्स है, यानी कि प्रवाल भित्तियां हैं। तो आपको इस चीज के बारे में याद रखना है, इन सारी चीजों को नोट डाउन कर लीजिए, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी मदद करेंगी आंसर राइटिंग में। तो देखें, हमने जो है वो यहां तक का पोर्शन देख लिया, जहां हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के अंदर के प्रोमिनेंट पार्ट देख लिए, इसके मरुस्थल देख लिए, और यहां पाई जाने वाली जो है वो मैदान देख लिए। अब इसमें एक चीज याद रखिए, यहां जो आर्टिजन बेसिन में जो घास के मैदान दिखते हैं, याद रखिए इन घास के मैदानों को क्या कहा जाता है? फाइन, याद रखिए, ये एक तो ये सूखे घास के मैदान है, ये सवाना के जैसे घास के मैदान है, ठीक। याद रखें इन्हें कहा जाता है, एक तो सवाना के घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया के, और कई बार जो है जो नीचे खासकर डार्लिंग रेंज के आसपास होते हैं, इन्हें वास्तविकता में कहा जाता है क्या? इन्हें वास्तविकता में कहा जाता है डाउन्स के मैदान, ठीक है। तो आप इस चीज को भी नोट डाउन करेंगे। आइए हम 8th कॉन्टिनेंट की थोड़ी सी मैपिंग कर लें और उसके पश्चात जो है आप फ्री होंगे, आप लोग जो है वो नोट्स मेकिंग स्टार्ट कर सकते हैं। और मैं ये उम्मीद करूंगा आप सभी से, देखिए मैं आप सभी से क्यों बार बार ये चीज कहता हूं, उसका एक कारण है, समझिएगा कि अगर आप जो है इस सीरीज को थोड़ा शेयर करेंगे तो इससे फायदा ये होगा कि हम जो है कंटिन्यूएशन में आगे भी चीजें जो है वो लाते रहेंगे। समय के साथ क्या होता है कि जो सीरीज है उसमें बच्चे का इंटरेस्ट जो है वो कम होता जाता है, रीच जो है वो कम होती जाती है। तो थोड़ा सा अपना एंगेजमेंट दिखाएं। मैं एक एक स्टूडेंट के जो है वो कमेंट रीड करता हूं, उन्हें खुद देखता हूं, और याद रखिए कि आप सभी के जो है सहयोग कह लीजिए या फिर आप सभी का कंट्रीब्यूशन कह लीजिए, उसके कारण ये सीरीज जो है वो हम कंटिन्यू कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आप लोग जो है आवश्यक रूप से इसे शेयर जरूर करेंगे, और शेयर करने से होगा क्या कि आपको ऐसे ही कंटिन्यूएशन में बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती रहेंगी। तो आई थिंक आप लोग जो है वो जरूर शेयर करेंगे, जरूर इस चीज को जो है वो थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे। चलिए, तो अब ध्यान से देखें, याद रखिएगा आपको इस स्थान पर जो है वो क्या दिखाई देगा, ये एक अंडरग्राउंड जो है क्या है, एक महाद्वीप है। अब सुनिए ध्यान से, याद रखिएगा इसे कहा गया है जियालैंड, ठीक है। अब सुनिए, याद रखें जो जियालैंड है इसे अभी तक माना जा रहा है माइक्रो कॉन्टिनेंट, ठीक, माइक्रो कॉन्टिनेंट। पर याद रखिए कि ये अगर माइक्रो कॉन्टिनेंट है तो इसका आकार, इसका साइज जो है ग्रेटर है साइज ऑफ ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड के आकार से बड़ा है ये, इसका आकार जो है यहां मैं लिख भी देता हूं, ग्रेटर देन
ग्रीनलैंड। और ये याद रखिए, इसके अलावा आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा कि इसका आकार जो है 6 गुना है किससे? अगले माइक्रो कॉन्टिनेंट से। ठीक, अगला माइक्रो कॉन्टिनेंट कौन सा है? बेसिकली आपको दिखाई देगा मेडागास्कर। तो ये मेडागास्कर से 6 गुना बड़ा है। याद रखिएगा, इसका जो 94% एरिया है ये सागर से ढका हुआ है, और इसका जो 6% एरिया है, याद रखिए ये जो है वो क्या है? ये वास्तविकता में जो 6% एरिया जो बचा हुआ है, याद रखिए यहां पर आपको जो है वो सबसे बड़ा द्वीप दिखाई देगा, जिसे हम कहते हैं न्यूजीलैंड। ठीक, अब इसकी मैपिंग देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो याद रखें कि आपको इस स्थान पर यहां न्यू मैलेडोनिया द्वीप दिखाई देंगे। ठीक, जस्ट अ सेकेंड, यहां आपको जो है न्यू मैलेडोनिया द्वीप दिखाई देगा, एक द्वीप समूह के हिस्से के रूप में। अब आप लोग ने वीडियो देख लिया, आप सभी को पता है कि न्यू मैलेडोनिया द्वीप जो है वो किस में आता है? माइक्रोनेशिया में आता है, पॉलिनेशिया में आता है, या किस स्थान पर आता है? आप लोग मुझे नीचे जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे। ठीक, एक ये हो गया। दूसरी चीज याद रखें कि न्यू मैलेडोनिया से आप चलते हुए जब नीचे आएंगे तो यहां एक रिज दिखाई देगी, एक कटक दिखाई देगा। हम उस कटक पर पहुंचे उसके पहले याद रखें, यहां आपको जो है वो एक रिज और दिखाई देगी। ठीक है, अब याद रखिएगा, ये जो रिज है, ये जो कटक है, इसको जो है क्या कहा जाता है? चैथम्स रिज कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा आपको एक रिज इस स्थान पर दिखाई देगी, जिसे क्या कहा हमने? जिसे कहा हमने चैथम्स रिज। चैथम्स रिज। ठीक, अब इसके अलावा याद रखें, जो नीचे वाला पोर्शन है जो आपको इस स्थान पर दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, याद रखिए यह वास्तविकता में है एक प्लेट्यू, एक पठार। याद रखें पूरा सबमर्ज है, सागर के अंदर ही है। ठीक, इसे क्या कहा जाता है? तो यह है वास्तविकता में कैंपाबिल प्लेट्यू। ठीक, या कैंपाबिल का पठार। मैं यहां नेमिंग जो है इसकी अलग से कर दूं, इसे कहा जाता है कैंपाबिल पठार या कैंपाबिल का प्लेट्यू। ठीक, अब इसके अलावा यहां पर आपको जो है वो क्या दिखाई देता है? यहां आपको जो है वो न्यूजीलैंड दिखाई देता है। ठीक, अब यहां आ जाइए, ये आपको जो है न्यूजीलैंड के 2 द्वीप दिखाई देंगे। जस्ट अ सेकेंड, यहां पर आपको जो है न्यूजीलैंड के 2 द्वीप दिखाई देंगे इस प्रकार से। जस्ट अ सेकेंड, अब इन द्वीपों के लिए याद रखें कि जो एक द्वीप है उत्तरी वाला, इसमें याद रखिएगा कि ये द्वीप जो है ये छोटा है, इसके नीचे दूसरा दिखाई देगा। याद रखिए ये वाला पोर्शन जो है वो इससे कंपैरिजन में काफी बड़ा है। इसी बड़े वाले द्वीप में, मतलब जिसका साइज सबसे बड़ा है, इसी द्वीप में आपको वास्तविकता में देखने को मिलेगा पहली चीज तो एक मैदान या क्षेत्र जहां पर जो है कृषिगत गतिविधियां और पशुपालन करा जाता है, इसे कहा जाता है कैंटरबरी का मैदान। फाइन, तो एक तो आपको यहां पर जो है एक मैदान दिखाई देगा जिसे कैंटरबरी का मैदान कहते हैं। फाइन, इसके अलावा याद रखिए यहीं पर आपको जो है वो एक रेंज दिखाई देगी जिसे कहा जाता है सदर्न एल्प्स या दक्षिणी एल्प्स। तो याद रखिए आपको इस स्थान पर जो है वो दक्षिणी एल्प्स दिखाई देगी। फाइन, और ये याद रखिएगा कि उत्तरी न्यूजीलैंड और जो है न्यूजीलैंड का उत्तरी द्वीप और दक्षिणी द्वीप ये अलग होते हैं एक संधि से। याद रखिए इस संधि को क्या कहा जाता है? इस संधि को कहा जाता है बेसिकली कुक जल संधि। ठीक है, तो ये याद रखें, ये आपको जो है कैंपाबिल दिखाई देगा और यहां जो है वो कैलेडोनिया द्वीप दिखाई देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बीच में जो है आपको एक रिज दिखाई देगी, एक कटक दिखाई देगा। याद रखिए, जस्ट अ फ्यू सेकेंड, याद रखिए कि ये जो कटक हैं, अच्छा कटक होते क्या हैं? तो कटक कुछ और नहीं होते, बस ये सागर के अंदर एक चेन के जैसे उपस्थित कम हाइट के, इसे मैं अगर एक लाइन में कहूं तो अ अनब्रोकन चेन ऑफ सबमर्ज लो हाइट हिल्स, मतलब कम ऊंचाई के छोटे परंतु सतत पर्वतों का समूह जो सागर के नीतल में उपस्थित होता है, सबमर्ज होता है, उसे कटक कहा जाता है।
याद रखिए ये कटक जो है वो ऊपर कैलेडोनिया के द्वीप से जो है नीचे तक आते हैं। याद रखें कि इसे बेसिकली लॉर्ड हार्वे रिज के नाम से जाना जाता है। लॉर्ड हार्वे रिज। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो लॉर्ड हार्वे रिज है ये पूरी तरह से सबमर्ज है, ठीक है। अब इसके अलावा याद रखें, ये यहां से जो है हम इसे थोड़ा सा अलग कर देते हैं। याद रखें कि यहां आपको जो है एक सी माउंट दिखाई देगा, इसे कहा जाता है गिलबर्ट द्वीप। फाइन, जो मैंने आपको पहले बताया है जिसके बारे में, गिलबर्ट के बारे में, ठीक है। तो यहां आपको गिलबर्ट सी माउंट या कई बार इसे ग्यूयॉट भी कहते हैं, ये उपस्थित है। बाकी आप सी माउंट याद रखें, ये ज्यादा काम का नेम है, ठीक है। इसे कहा जाता है गिलबर्ट सी माउंट। फाइन, हम इसकी बात कर रहे हैं। ये जो है वो कैंपबेल का पठार है और ये इस क्षेत्र की मैपिंग है। तो आई थिंक आपको जो है ये चीजें समझ में आ चुकी है, आप बेहतर तरीके से जो है इसको अंडरस्टैंड कर चुके हैं और मैं मानकर चलता हूं कि आपने इसके नोट्स जरूर बनाए होंगे, याद जरूर करा होगा। टेलीग्राम चैनल पर जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आप सभी को एडवाइस दूंगा कि आप जो है वो बैचेस में जरूर आएं और टाइमली आएं और आकर मुझे क्लास पर जरूर बताएं। फाइन, और संभव हो ठीक लगे तो भाई मेरा कोड भी यूज करें, ओके। और हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अब ये जो सीरीज है ये अपने कुछ अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन टॉपिक्स से रिलेटेड डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पर मुझे स्ट्रांगली पता है कि आप सभी जो है उसे जरूर स्किप करेंगे। फाइन, जो हिंद महासागर के अंदर आने वाले द्वीपों का क्रम है, उनसे रिलेटेड जियोग्राफी है, उनकी जियोपॉलिटिक्स है, ये सारी चीजें बची हुई हैं। इसी प्रकार से प्रशांत महासागर के अंदर चीजें बची हुई हैं, ज्वालामुखी बचे हुए हैं, रिंग ऑफ फायर बचा हुआ है, कुछ देशों की अलग से स्पेसिफिक मैपिंग है जिनके साथ हमारे रिलेशंस हैं, उनकी जियोपॉलिटिकल डायमेंशन है, अफगानिस्तान की मैपिंग है, यूएसए की मैपिंग है, यूएसए के जियोपॉलिटिकल एरियाज की मैपिंग है, रिसोर्सेज की मैपिंग है, ये बचा हुआ है। बट मैं जानता हूं कि आप सभी जो है थोड़ा सा बदमाश हो जाते हैं, कुछ समय के पश्चात जो है वो इस प्रकार की चीज़ों से हम दूर हटने लगते हैं। तो मेरे आप सभी को एक रिक्वेस्ट होगी कि आप सभी जो है वो बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेट करें और इसे थोड़ा सा शेयर करें, जिससे हमारी रीच आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे और हम जो है वो मोटिवेटेड फील करें आप तक इस प्रकार का कंटेंट लाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।